क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1987, 2001, 1991, 1997। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आसियान किस देशों का संगठन है? आसियान किन देशों का संगठन है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का, यूरोपीय देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का, उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो आसियान मेरे प्यारे बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। कौन कौन से वह देश हैं मेरे प्यारे बच्चों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? कमेंट करेंगे। पीपल, नीम, जैतून, आम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में, ठीक है, जैतून रहेगा। जैतून के वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 197 है, 196 है, 193 है, 195। तो 193 है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन, जल सम्मेलन, आर्थिक सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन। तो इसको पुकारा जाता है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील देश में हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 8वां नंबर है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो ये चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे? ये पंजाब राज्य में चलाया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? 5 अगस्त 1919 को। इसको याद रखेंगे, 5 अगस्त 1919 को संविधान की धारा 370 समाप्त की गई। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ? 1992, 1972, 1988, 1982। तो 1972 को हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे, आपको इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाटो की स्थापना के समय इसमें 12 देश शामिल थे। कितने? 12 देश। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था, जबकि पूंजी अर्थव्यवस्था में बाजार का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है,
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 में। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 को। ठीक है, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है विश्व बंधुत्व। 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पे क्या पूछ रहा है? शांति सेवा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सफलता क्यों नहीं मिली? तो शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन थी जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन थी, कार्य योजना थी, जिसका उद्देश्य था युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। इस सफलता नहीं मिली। इसे सफलता नहीं मिलने के कारण इस सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। मतलब इसे सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद। ठीक है, तो महासभा यानी असेंबली संगठन की सर्वोच्च सभा होती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार निकाय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों का न्यायिक समाधान करता है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद है 23 नंबर, क्या कह रहा है? भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? भू राजनीति का अभिप्राय है विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद है 24 नंबर, क्या कह रहा है? 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कारण बताइए। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रमुख कारण थे जम्मू कश्मीर विवाद। पहला तो कारण था जम्मू कश्मीर विवाद, इसमें पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करना। दूसरा है दरबार मूव, क्या है दूसरा है दरबार मूव। ठीक है, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव के कारण तनाव बढ़ना। इसके बाद है इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। इसके बाद 25 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के अधिकार, समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है,
उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 सितंबर 1948 को हुई। ठीक है, जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुका था, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, जिससे उस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य। प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। आधिकारिक योजनाएं सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद तीसरा है उधार और निवेश। योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। समीक्षा और मूल्यांकन। प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। समान विकास। सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद है 29 नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा एलओसी को अंतरिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम को मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात भी मानी। शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद के बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। यानी 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 का दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हार्ट फॉल्स था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीकी देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष हुआ। देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी दुनिया को तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों से 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक घटनाओं से भरा हुआ था, जिससे इसे खतरनाक दशक कहा गया है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन का विवेचन कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन का विवेचन कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा करके 2 दिया है, 1 आपको करना है, आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए अथवा भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्षों के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी 8 नंबर का है, 2 दिया है, इसमें 1 करना है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।